आप सिर दर्द कैसा है आपका? थोड़ी देर बड़े प्रेम से सिर दबाने के बाद ज्योति ने प्रकाश से पूछा। तुम्हारे हाथों में जादू है ज्योति। प्रकाश उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। दर्द उड़न छू हो गया। अब मैं खुद को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, पर ये कमाल हर बार तुम कैसे कर देती हो? कौन सा कमाल? मेरे थके हारे शरीर और दिलो दिमाग में जीवन के प्रति उमंग और उत्साह भरने का कमाल। मैं कोई कमाल नहीं करती जनाब, उल्टा मैं जब आपके साथ होती हूँ तब मेरी जीवन के बगिया के फूल खिल उठते हैं, और ज़रूर उन्हीं खूबसूरत फूलों की शानदार महक मुझे यूँ मस्त और तरोताज़ा कर जाती है डार्लिंग। अपनी गर्दन घुमाकर प्रकाश ने एक छोटा चुंबन ज्योति के गुलाबी होठों पर अंकित कर दिया। बड़ी जल्दी शरारत सूझने लगी है जनाब, कहते हुए ज्योति के गोरे गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। तुम कितनी सुंदर हो। अपना मुंह उसके कान के पास लाकर प्रकाश ने कोमल स्वर में कहा। एक बात मुझे अभी भी बहुत हैरान कर जाती है। कौन सी बात? हमारी जान पहचान अब 5 साल पुरानी हो गई है। सैकड़ों बार मैं तुम्हें प्रेम कर चुका हूँ, पर अब भी मेरा छोटा सा चुंबन तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर जाता है। यही बात मुझे हैरान करती है ना कमाल की बात? अब जवाब दो कि जादूगर मैं हुई कि आप? ज्योति शरारती अदा से मुस्कुराई तो प्रकाश ने इस बार एक लंबा चुम्बन उसके होठों पर अंकित कर दिया। अपनी सांसें व्यवस्थित करने के बाद प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जादूगरनी तो तुम ही हो ज्योति। पहली मुलाकात के दिन से ही तुम्हारा जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। याद है आपको हमारी वो पहली मुलाकात? बिल्कुल याद है। मीठे खरबूजे चुनने में तुमने मेरी खुद आगे बढ़कर मदद की थी, प्रकाश ने कहा। और मैंने जब अपने खरीदे खरबूजे प्लास्टिक में थैले में डाले तो थैला ही फट गया और थैले में रखे आलू प्याज भी चारों तरफ बिखर गए थे। कितनी चुस्ती दिखाई थी आपने उन्हें समेटने में। भला 3-4 आलू प्याज निकालने को खरबूजे वाले के ठेले के नीचे घुसने की क्या जरूरत थी आपको? पुराना दृश्य याद करके ज्योति खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे अगर ठेले के नीचे ना घुसता तो कील में अटक कर मेरी कमीज ना फटती। अगर कमीज ना फटती तो तुम अफसोस प्रकट करने की मुझसे ढेरों बातें ना करती। तब हमारा आपस में ना परिचय होता, ना हम साथ साथ थोड़ी देर पैदल चलते। उस 15 मिनट के साथ साथ चलने में ही तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम का बीज पड़ा था मैडम। इसलिए मेरा ठेले के नीचे घुसना बड़ा जरूरी था। अगर मैं ऐसा ना करता तो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सर्वगुण संपन्न युवती के प्यार से वंचित रह जाता ना। प्रकाश का बोलने का नाटकीय अंदाज ज्योति को हंसा हंसाकर उसके पेट में बल डाल गया। तुमसे उस दिन मिलकर पहली नज़र में ही मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो, प्रकाश की गोद में सिर रखकर लेटते हुए ज्योति ने भावुक स्वर में कहा। और जब बाद में तुम्हें यह मालूम चला कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है, तब तुमने उसकी तस्वीर को अपने दिल से क्यों नहीं निकाल फेंका? प्रकाश ने पूछा। बुद्धू, इतने सोच विचार में प्रेम कहाँ पड़ता है? प्रेम तो अंधा कहा जाता है ना जनाब। जिससे हो गया सो हो गया, जिससे नहीं तो नहीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती प्रेम में। ठीक कहती हो तुम। निशा के साथ मेरी शादी हुए 18 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। हमारे बीच प्रेम का अंकुर कभी पड़ नहीं सका। एक दूसरे के दिलों में जगह नहीं बना पाए हम। तुम्हारे मेरे साथ संबंधों की जानकारी होने के बाद उससे मेरे संबंध बहुत बिगड़ गए हैं ज्योति। मेरे कारण आप उनसे मत उलझा करें प्लीज़। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं आपके जीवन में समस्याएं पैदा करूँ। मेरा प्रेम आपकी सुख शांति और खुशियों के अलावा और कुछ भी नहीं मांगता। कहते हुए ज्योति की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। तुम कुछ मांगती नहीं और मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ वो दे नहीं सकता। अपनी मजबूरियाँ देखकर कभी कभी मुझे लगता है मैंने तुमसे प्रेम संबंध जोड़कर तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। कहता हुआ प्रकाश उदास हो उठा। बिल्कुल गलत, ज्योति फौरन हंसकर बोली। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है। प्रेम से मिलने वाला सुख 7 फेरों का मोहताज नहीं होता। बस मुझे तुम्हारे होठों पर हंसी नजर आती रहे तो मैं अपने जीवन से, अपने हालात से, कभी शादी न करने के अपने फैसले से
तुम्हारे प्रेम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आई लव यू ज्योति, प्रकाश ने उसकी आंखों में चूमकर कहा। आई लव यू प्रकाश, ज्योति उसके कान में फुसफुसा उठी। तुम मुझसे कभी दूर न होना प्लीज, प्रकाश बोला। ये कभी नहीं होगा, कहकर ज्योति प्रकाश की आगोश में समा गई थी। निशा ने शयन कक्ष में घुसते ही प्रकाश से झगड़ने के अंदाज में पूछा, लंच के बाद ऑफिस से आप कहाँ गए थे, क्यों जानना चाहती हो? प्रकाश ने भावहीन लहजे में उल्टा सवाल किया। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मुझे यह सवाल पूछने का अधिकार है। पत्नी के अधिकार तुम कभी नहीं भूली और अपने कर्तव्य के बारे में कभी प्रेम से सोचा ही नहीं तुमने, प्रकाश बहुत धीमे स्वर में बुदबुदाया। मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? अगर गालियां देनी है तो सामने जोर से दो, निशा चिढ़ उठी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, प्रकाश ने गहरी सांस छोड़कर कहा। कहाँ गए थे आप लंच के बाद? निशा ने अपना सवाल दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कहाँ गया था, प्रकाश बोला। उसी चुड़ैल ज्योति के पास, निशा ने विषैले अंदाज में पूछा। प्रकाश ने जब काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं दिया तो निशा क्रोधित होकर बोली, ऐसी चुप्पी मारने से काम नहीं चलेगा। ये आप समझ लीजिए कि जवान होता बेटा कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है। लड़की जवान हो गई तुम्हारी और तुम्हें खुद को इश्क करने से फुर्सत नहीं। क्यों अपने और हम सबके चेहरों पर कालिक पुतवाने का इंतजाम कर रहे हैं आप? तुम बेकार की बातें करके अपना और मेरा दिमाग खराब मत किया करो निशा। ज्योति के कारण बच्चों की या तुम्हारी जिंदगी पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। तुम लोगों से छीन कर मैं उसे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, फिर तुम उससे शिकायत क्यों रखती हो? क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज ऐसे नाजायज संबंधों पर उंगलियां उठाता है। लोग हम पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाएं। तुम्हारे इश्क के कारण हम मोहल्ले में सिर झुकाकर चलने को मजबूर हो जाएं। ऐसी हालत मैं कभी सहन नहीं कर सकती। मोहल्ले वाले ज्योति के वजूद से परिचित नहीं है, उन्हें बीच में लाकर बेकार शोर शराबा मत किया करो। ज्योति के पास कुछ वक्त गुजार कर मुझे सुकून मिलता है। मेरे सुख की, मेरी खुशियों की चिंता तुम्हें कभी नहीं रही। फिर ज्योति और मेरे प्रेम संबंध को लेकर शिकायत क्यों करती हो तुम? प्रेम संबंध, रखेल के साथ बने संबंधों को प्रेम का नाम नहीं दिया जाता। रखेलें पुरुषों की जरूरतें पूरी करती हैं। तुमने उसे रहने को फ्लैट लेकर दिया है, उस पर अनाप शनाप पैसा खर्च करते हो। बदले में वो चुड़ैल तुम्हारे सामने कपड़े उतार डालती है। अपनी वासना को प्रेम मत कहो और मैं इस संबंध का बिल्कुल सही विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं समाज में इज्जत से सिर उठाकर रहना चाहती हूँ और मुझे इस मामले में समाज की कोई चिंता नहीं रही है। ज्योति से मिलना जुलना मैं किसी कीमत पर बंद नहीं करूंगा। आपकी तो मति भ्रष्ट हो गई है। मेरी समझ में कभी नहीं आया कि तुम क्यों उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो। उसके साधारण नए लक्ष्य हैं। वो बैंक में साधारण सी नौकरी करती है। व्यक्तित्व में उसके कोई जान नहीं है। कौन से सुर्खाब के पर लगे दिखाई देते हैं तुम्हें उसमें? जरा मुझे भी तो बताओ। उसका दिल सोने जैसा है, मुझ पर जान छिड़कती है वो। प्रेम बांटने की कला आती है उसे, पूरी तरह से समर्पित है वो मेरी सुख शांति के लिए। मुझे उससे वो सब मिला है जो कभी मैंने अपनी पत्नी से पाने की कामना की थी और जो कभी मुझे तुमसे नहीं मिला। मुझ में झूठे सच्चे दोष निकालकर तुम अपनी चरित्रहीनता को सही ठहराने की कोशिश मत करो। तुमने कभी मुझे दिल से प्रेम किया ही नहीं, फिर कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे पैर धोकर पीती रहती? आदमी संसार में जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तब तो तुमने भी कुछ जरूर गलत बोया होगा जो आज मैं तुमसे दूर हो गया हूँ। तुम गोरी हो, सुंदर हो, स्कूल की प्रिंसिपल हो, शानदार व्यक्तित्व है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे प्रेम में नहीं धड़कता। इस घर में सुख सुविधा की हर चीज है। यहाँ रसोई में बढ़िया खाना भी बनता है। लोग हमारी खुशहाली देखकर शायद हमसे कुड़ते होंगे, लेकिन मुझे इस घर में कभी सुख शांति नहीं मिली। ज्योति सिर्फ सादी चाय भी मुझे अगर पिलाती है तो मेरा मन तृप्त हो जाता है। वो कभी मुझसे ऊंचे स्वर में नहीं बोली। मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके जीवन में ना पैसा है, ना कैरियर और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा। उसके असीम प्रेम ने, उसके समर्पण ने और उसके कभी मुझसे कुछ न मांगने के गुण ने लगाए हैं उसमें सुर्खाब के
प्रकाश ने अपनी बात समाप्त करके निशा की तरफ से मुंह फेर लिया। निशा ने नफरत भरे स्वर में कहा, तुम्हारे सिर से उस कलमुही के प्यार का भूत उतारने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। कभी ये उम्मीद ना करना कि मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अपनी रखेल की मांग में सिंदूर भरने की खुशी तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। अपनी इस मजबूरी को मैं समझता हूँ और इसी कारण खून के आंसू रोता हूँ। ज्योति को मांग का सिंदूर नहीं बल्कि मेरा प्रेम चाहिए। तुम ना उसे कभी समझ सकोगी ना कभी उसकी बराबरी कर पाओगी। इस वार्तालाप के बाद उन दोनों के बीच बड़ी बोझल खामोशी छा गई थी। प्रकाश उठकर ज्योति के पास से चल दिया। ज्योति चाय का कप प्रकाश के हाथ में पकड़ाते हुए भावुक लहजे में बोली, जब से आए हैं तब से खोए खोए नजर आ रहे हैं आप। मुझे बताइए कौन सी उलझन आपके मन को परेशान कर रही है। कुछ पलों की खामोशी के बाद प्रकाश ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है। निशा ने मुझसे कोई सलाह किए बिना उस दिन अपने और मेरे माता पिता व भाई बहन को पार्टी देने का फैसला किया है। इसमें इतना चिंतित और परेशान होने वाली क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से निशा का मूड बड़ा अजीब सा हो रहा है। अजीब सा इसका क्या मतलब हुआ। मन ही मन मुझसे बेहद नाराज होते हुए भी वो बड़ी खामोश रहने लगी है। मुझे साफ एहसास हो रहा है कि मुझे तंग करने के लिए उसका दिमाग किसी योजना को जन्म दे चुका है। जन्मदिन वाली पार्टी में वो जरूर कुछ गुल खिलाने जा रही है। कोई गुल नहीं खिलेगा। आप बेकार की बातें सोचकर खुद को परेशान कर रहे हैं। ज्योति की मुस्कुराहट प्रकाश की आंखों में छाई हुई चिंता के भाव को कुछ ही कम कर पाई। तुम दोनों में कैसा जमीन आसमान का अंतर है ज्योति। निशा की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। मेरे लिए उसके दिल में ना प्यार है ना सम्मान। वो मेरा जरूर कुछ अहित करेगी। ये विश्वास दिन ब दिन मेरे दिल में मजबूत होता जा रहा है। इस शक को आप अपने दिल से निकाल फेंकिए। आप दोनों की चाहे कितनी ही ना बनती हो पर वे आपका बुरा नहीं सोच सकती। अगर हालत इतने बिगड़ते हो तो वे आपके साथ रहना मंजूर न करके आपको तलाक दे देती। ज्योति ने प्रकाश को कोमल स्वर में समझाया, वो मुझे तलाक नहीं देती क्योंकि उससे मेरी तलाक देने से पैदा होने वाली खुशी नहीं देखी जाएगी। तलाक उसकी हार का सबूत होगा और उस जैसी घमंडी औरत के लिए हार शब्द मौत से बदतर मायने रखता है। तुम जैसी सीधी सच्ची स्त्री निशा जैसी स्त्री के उलझने मन को कभी नहीं समझ सकती। प्रकाश के स्वर में अपनी पत्नी के लिए बड़ी नफरत भरी थी। अब आप उल्टी सीधी बातें बोलना और सोचना बंद कर अपना मूड सही कर लीजिए। कहते हुए ज्योति की आंखों में अचानक आंसू छलक आए। तुमसे मेरा दुख, मेरी चिंता, मेरी परेशानी होना बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, आपको खुश और सुखी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपके होठों की हंसी मेरी नज़रों में मेरी जान से ज़्यादा कीमती है जनाब। भाव विभोर होकर ज्योति ने प्रकाश की आंखों को चूम लिया। और तुम मेरी जान हो ज्योति। कहते हुए प्रकाश ने ज्योति को सीने से लगा लिया। जैसी प्रकाश को आशंका थी पार्टी में हंगामा वैसा ही हुआ। निशा, आज तो मेरी नज़रों में पूरी तरह से गिर गई हो। जो तुमने आज जन्मदिन की पार्टी में कहा और किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। पार्टी के बाद प्रकाश की आवाज में बहुत दर्द समाया हुआ था। मैंने क्या कोई बात झूठ कही आज? निशा ने झगड़ालू स्वर में जवाब दिया। मेरे और तुम्हारे घर के लोग अब तक तुम्हें नेक दिल और चरित्रवान इंसान समझते थे। आज मैंने सबके सामने तुम्हारे नाजायज प्रेम संबंध का भंडा फोड़कर तुम्हारी उस छवि को नष्ट कर दिया। इसी बात से पीड़ा हो रही है ना तुम्हें? मेरे लिए तुमने जो जहर आज सबके सामने उगला है वो मेरे लिए अप्रत्याशित नहीं था। ज्योति के लिए तुमने जिस गंदी भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो सर्वथा गलत और अनुचित था। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। उस कुलक्षणी और कलमोही के लिए मैंने जो कहा वो सब सच है और उसके लिए तुमसे माफी मांगने का भविष्य में कभी सवाल ही नहीं होगा। निशा ने मजबूती से कहा, आज जितनी नफरत मैंने तुमसे कभी नहीं की और आज मेरे दिल को बहुत शांति महसूस हो रही है। अब मैं देखती हूँ कि कैसे उस रखेल के घर की दहलीज लांघते हो। कौन
रोकेगा मुझे ज्योति के पास जाने से? मेरे और तुम्हारे घर वालों का दबाव तुम्हारे पैरों में बेड़ियां पहनाएगा। मेरी तो तुमने कभी सुनी नहीं, पर अब दोनों तरफ के बड़ों का कहा अनसुना नहीं कर पाओगे। कहते हुए निशा के होठों पर कुटिल मुस्कान उभरी। एक बात की चेतावनी तुम मेरी तरफ से सबको दे देना। अगर ज्योति से किसी ने कुछ कहा या उसके नाखून तक को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वाह, एक बाजारू औरत की इतनी चिंता। निशा प्रकाश गुस्से से दहाड़ उठा। चिल्लाओ मत और जिससे जो कहना हो खुद कहना। मैं तो चली चैन की नींद सोने, कहकर निशा बाथरूम की तरफ कपड़े बदलने चली गई और प्रकाश क्रोध व बेबसी का शिकार बना काफी देर तक छटपटाता रहा। प्रकाश को दोपहर का खाना खिलाने के बाद ही ज्योति ने उसे बड़े शांत स्वर में बताया, आज सुबह आपकी माताजी, बड़ी बहन और बड़ी साली मुझसे मिलने यहाँ आई थी। क्या कहा उन लोगों ने तुमसे? देखो, मुझसे कुछ भी छिपाना मत, एक एक बात बताओ मुझे। प्रकाश की आंखों में गुस्से के भाव जाग उठे। आपसे दूर हो जाने के लिए मुझे धमका रहे थे सब। ज्योति का गला अचानक भर आया। मैं उन्हें कैसे समझाती कि आपसे दूर होकर मेरे लिए जीना अब असंभव है। अपने प्रेम के हाथों में मजबूर हूँ और वे मेरी इस मजबूरी को समझने को तैयार नहीं थे। तुम्हारी मनोदशा को वे तभी समझ सकते जब उनके जीवन में प्रेम की एकाध किरण कभी उतरती हो। मैं उन तीनों को अच्छी तरह जानता हूँ। प्रेम शब्द का सही अर्थ समझ पाना उनके लिए असंभव है। वे तीनों बहुत गुस्से में थी। मैंने उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं माना, पर अब वे सब आपके लिए जरूर परेशानियां खड़ी करेंगी। ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हो उठता है। कहते हुए ज्योति की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उनसे निपट लूंगा, तुम रो मत। कहते हुए प्रकाश ने अपने होठों के चुंबनों से उसके आंसुओं को पोंछ डाला। आप मेरे लिए उनसे लड़ना झगड़ना मत। अच्छा ठीक है, पर ऐसा इंतजाम मैं जरूर कर दूंगा कि आज के बाद उनकी तुमसे मिलने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दिल घबराने लगा है। हम इतने सुखी थे, पर अब दूसरों की दखलंदाजी मन में चिंताएं पैदा करने लगी हैं। पता नहीं क्या होने जा रहा है। निशा बहुत परेशान और गुस्से में नजर आ रही थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक समझदार 45 साल की उम्र का इंसान किसी स्त्री के इश्क में ऐसा पागल हो सकता है कि अपनी माँ और बड़ी बहन को अपने घर में कदम रखने से मना कर दे। शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऐसे गंदे व्यवहार पर। प्लीज खामोश रहो निशा, इस वक्त कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग और खराब ना करो। हम सभी आपके हितैषी हैं। ज्योति से संबंध तोड़ लेने की हमारी सलाह आप मान लीजिए। उससे संबंध तोड़ लेना मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्रेम किया है। उससे दूर होने का अर्थ उसे जबरदस्त धोखा देना होगा। वो इस सदमे को सहन नहीं कर सकेगी और अपनी जान दे देगी। ऐसी फिल्मी बातें मत करिए मेरे सामने। आप जब उसकी आंखों से दूर रहने लगेंगे तो वो आपको भूलने लगेगी। कुछ दिन आंसू बहाकर बदली स्थिति को स्वीकार कर लेगी। उस जैसी तेज औरत की जिंदगी में दूसरा प्रेमी आने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। ज्योति को तुम समझती नहीं हो, लिहाजा उसके बारे में उल्टे सीधे अंदाज मत लगाया करो। मैं उस विषय पर और ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। कहता हुआ प्रकाश ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम की तरफ चल पड़ा। अपनी रखेल से संबंध कायम रखकर अगर तुमने मुझे बेइज्जत करना जारी रखा तो मैं भी तुम्हारा जीवन बस से बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। निशा की चेतावनी देर तक प्रकाश के कानों में गूंजती रही। ज्योति ने प्रकाश का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, पिछले 3 महीनों में कितने कमजोर हो गए हैं आप। हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई लोगों से। ज्योति, उसके स्वर में निराशा और बेबसी के भाव थे। मैं तंग आ गया हूँ अपने परिवार वालों की दिन रात की झिकझिक से। मालूम है कभी कभी मेरा दिल क्या करने को कहता है? क्या यही कि जो भी तुम्हारे खिलाफ जहर उगले उसे गोली मार दूं या अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। मैं तुमसे दूर होकर नहीं रह सकता। ये बातें क्यों नहीं समझ पाते माँ और निशा? कहते हुए प्रकाश की पलकें गीली हो उठी। ज्योति अचानक फूट फूट कर रो उठी। मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते नहीं देख सकती। आप मेरे दिल में बसे हैं। मैं बदनसीब आपके जीवन में खुशियां भरने के बजाय दुख, चिंता और तनाव भरने का कारण बनती जा रही हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा प्रेम आपकी परेशानी का कारण बन
जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं आपको ऐसे उदास और परेशान नहीं देख सकती। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू देखकर मेरे दिल को बहुत पीड़ा होती है। ज्योति रो मत प्लीज। प्रकाश की बाहों में कैद होने के बावजूद ज्योति का रोना बहुत देर तक बंद नहीं हुआ। निशा ने प्रकाश का उतरा चेहरा देखकर चिंतित स्वर में पूछा, क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? इतनी देर कैसे लग गई घर आने में? तुम सब हत्यारे हो। तुम सब ने मेरी ज्योति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। वो आज मुझे अकेला छोड़कर बहुत दूर चली गई मुझसे। हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप। उसकी आत्महत्या के लिए वो खुद जिम्मेदार थी। अपने जीवन को उलझाने के लिए दूसरों के लिए कांटे बोने वाले का अंत सदा ही दुख और पीड़ा से भरा होता है। इसे ही कहते हैं इंसाफ। हम सबके मुकाबले वो कहीं ज्यादा नेक और सरल इंसान थी। निशा, मैं ही उसकी जिंदगी में न आया होता तो वो आज जिंदा होती। ज्योति, तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? अपने हाथों में मुंह छिपाकर प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा तो निशा पैर पटकती रसोई की तरफ चली गई। अपनी बेटी की सगाई समारोह की समाप्ति के बाद अकेले में निशा प्रकाश से उलझ पड़ी। खुशी के मौके पर आज दिन भर क्यों मुंह लटकाए रहे आप? सब मेहमानों को मुझ पर हंसने का मौका देने में आपको क्या मजा आता है? मैं ऐसा कोई गलत प्रयास जानबूझकर नहीं करता निशा, लेकिन आपकी उदास सूरत देखकर तो लोग यही अंदाजा लगाते हैं ना कि आप अभी तक अपनी मृत प्रेमिका को भूले नहीं हैं। मैं तुम्हें खुश और संतुष्ट नहीं रख सकती, इस कारण वे मुझ पर हंसते हैं। ज्योति की यादों को भुलाना मेरे वश में होता तो मैं वैसा जरूर करता निशा। मेरे कारण तुम खुद को परेशान करना छोड़ दो प्लीज। आप हंसना मुस्कुराना फिर से शुरू कर दीजिए। ज्योति की याद में अगर ऐसे उदास और बुझे बुझे रहेंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर और ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा। अब और ज्यादा जीना नहीं चाहता मैं। मेरी फिक्र ना किया करो। प्रकाश का स्वर इतना टूटा और उदास भरा था कि निशा का अपना गला भराया महसूस हुआ। अपनी बहू के हाथ से पानी का गिलास लेकर निशा ने प्रकाश को पकड़ाया और चिंतित स्वर में बोली, अपनी दवा ले लीजिए। आपकी घबराहट और बेचैनी जल्दी ही कम हो जाएगी। दवा खाने के बाद प्रकाश ने गहरी सांस छोड़कर कहा, अब दवा खाकर मैं ऊब चुका हूँ निशा। पता नहीं कब इन गोली कैप्सूलों से छुटकारा मिलेगा। आप कोशिश करें तो जल्दी ही आपकी तबीयत में सुधार होने लगेगा। निशा की आंखों में अचानक आंसू छलक आए। देखिए, अब तो घर में बहू भी आ गई है। मुझसे तो आप जीवन भर नाराज रहे। माना कि मैंने आपकी सेवा नहीं की, मैं ये मान लेती हूँ, पर अब तो बहू है घर में, उसे सेवा करने दीजिए। उसके कारण हंसना बोलना की शुरू कीजिए। मैं आपकी आंखों के सामने आना ही बंद कर दूंगी। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि खुश रहा करिए। ज्योति की मौत के बाद से आप एक बार भी तो सही ढंग से कभी हंसे नहीं। ज्योति की आत्महत्या ने मुझे अंदर तक तोड़ डाला। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सदा के लिए चला गया कि मुझे अपना जीवन नीरस और बेकार लगने लगा है। सच तो यही है कि उसे भी मैं सुख नहीं दे पाया और तुम्हें भी परेशान रखा है आज तक। अब मुझे मौत ही। निशा ने प्रकाश के मुंह पर हाथ रखकर और फिर रुआंसी आवाज में बोली, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बिगड़ी हालत के लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानना बंद करो निशा। अगर मुझे बहुत पहले यह अंदाजा हो गया होता कि ज्योति से अलग होकर आपकी सेहत इतनी खराब हो जाएगी कि आप जीने की चाह और उत्साह भी खो देंगे तो मैं आपको आज़ादी दे देती। ज्योति के चले जाने के बाद भी तो आप मुझे नहीं मिल पाए। यूँ साथ साथ रहने से क्या होता है? कहते कहते निशा सुबकने लगी थी। ऐसे वाक्य सोचने विचारने से कोई फायदा नहीं होता। अपने दिल, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपनी कामनाओं के हाथों हम सब मजबूर हैं। ये मजबूरियां हमसे जाने अनजाने सब कुछ करा लेती है। बाद में पछतावे और आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं होता। हमारा जीवन बेहतर गुजर सकता था अगर मैं कुछ समझदारी से काम लेती, लेकिन अतीत तो सदा के लिए हाथ से निकल कर खो जाता है। इस तरह सोचकर
खुद को दुखी ना करो, अब सोने की कोशिश करो। हाथ बढ़ाकर प्रकाश ने बत्ती बुझा दी, पर उन दोनों की आंखों से नींद बहुत दूर थी। अस्पताल के पलंग पर लेटे प्रकाश से निशा ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर महेश शहर के सबसे काबिल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा लिखी दवाओं के शुरू होते ही आप जल्दी ठीक होने लगेंगे। 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है मुझे, अब मैं क्या ठीक होऊंगा। उदासी और निराशा का शिकार होकर आपने अपने शरीर को घुन लगा लिया। ज्योति को भूल जाने की कभी दिल से कोशिश ही नहीं की आपने। आपकी यही नासमझी आज आपको यहाँ तक ले आई। तुम ठीक ही कह रही हो निशा, ज्योति ने जिस दिन आत्महत्या की उसी दिन से मेरी जीने की चाह जाती रही। अपनी मौत का साया मुझे अब अपने सिर पर मंडराता साफ दिख रहा है, पर मेरी मौत के दिन की उल्टी गिनती तो ज्योति की मौत के साथ ही शुरू हो गई थी। मेरी नासमझियों के लिए तुम मुझे माफ कर देना। प्रकाश की आवाज तभी मशीन से निकलने वाले खतरे के अलार्म की आवाज में दब गई थी। डॉक्टर और नर्सों की भीड़ को प्रकाश की तबीयत संभालने के प्रयास में जी जान से लगा देख निशा का चेहरा अपने पति की संभावित मौत की आशंका से पीला पड़ गया और वो बेहद दुखी व कांपती आवाज में बुदबुदा उठी, तुम खुशकिस्मत हो प्रकाश, तुम्हें जीवन के एक मोड़ पर ज्योति का सच्चा प्यार मिला तो सही। मैं बदकिस्मत, ना तुम्हें प्यार कर पाई, ना तुम्हारा प्यार पा सकी। वक्त रहते ना मैंने खुद को बदला, ना तुम्हें ज्योति को सौंपने की समझदारी दिखाई। तुम भी मुझे माफ कर देना। निशा की बात पूरी होने के साथ ही प्रकाश के बीमार दिल ने सदा के लिए धड़कना बंद कर दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।